नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। कोरोना वायरस की दवाई बनाने का दावा बाबा रामदेव ने किया। पतंजलि योगपीठ की तरफ से कल ये बड़े धूमधाम बैंड बाजे के साथ, गाजे बाजे के साथ दुनिया भर को ये ऐलान किया गया कि कोरोनिल नाम की एक दवा बाबा रामदेव की पतंजलि योगपीठ ने तैयार की है, निम्स राजस्थान एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के साथ मिलकर। इस दवा में क्या है और क्या ये दवा वाकई में कोरोना मरीजों का 100% इलाज कर सकती है? क्या ये दवा इस चीज़ के लिए सक्षम है कि कोरोना पेशेंट्स को ठीक कर सकती है? क्या इस दवा को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसमें सच्चाई है, या ये दवा बिना किसी खास गंभीर ट्रायल के बाजार में हड़बड़ी में उतार दी गई? क्या वजह है? भारत में इसको लेकर तमाम तरीके के नियम कानून हैं। दुनिया भर के हर देशों ने दवाओं को लेकर अलग अलग नियम कानून बना रखे हैं। मैं हमेशा ये बताता आया हूँ जनवरी से लगातार आपको कि कोरोना वायरस कोई सामान्य सर्दी, खांसी, जुकाम या फ्लू का वायरस नहीं है। कोरोना वायरस एक बेहद ताकतवर, खतरनाक, घातक, प्राणघातक, जानलेवा वायरस है जिसने अब तक दुनिया भर में तकरीबन 1 करोड़ लोगों को संक्रमित किया है और बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे जा चुके हैं इस वायरस के चलते। और अभी भी दुनिया इसकी चपेट में है। विशेष तौर पर इस वक्त अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका और भारत जैसे देश, एशिया के तमाम देश अभी भी कोरोना वायरस की चपेट में है, संक्रमित है। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और भारत में ये जो ताज़ा विवाद पतंजलि योगपीठ की तरफ से हुआ है इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके कुछ चीज़ों को समझना बहुत बेहतर होगा। पतंजलि योगपीठ की तरफ से कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया कि उन्होंने 3 प्रोडक्ट तैयार किए हैं जिसका नाम उन्होंने कोरोना किट रखा है। इस कोरोना किट में उन्होंने 3 चीज़ें रखी हैं। एक तो कोरोनिल नाम की एक टैबलेट बाबा रामदेव और उनकी सहयोगियों ने तैयार की है। इसमें विशेष तौर पर उनका गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा का मिश्रण किया गया है। दूसरा, उन्होंने स्वासरी और एक अणुतेल, इन तीनों को मिलाकर एक किट तैयार की, उसका नाम रखा कोरोना किट, यानी कोरोनिल टैबलेट, स्वासरी और अणुतेल। तो स्वासरी और अणुतेल 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको पतंजलि की जो दिव्य फार्मेसी है वो पहले से बेचती आ रही है। इसमें अणुतेल का इस्तेमाल जब आपको नाक बंद हो, सर्दी, खांसी, जुकाम हो तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्वासरी का इस्तेमाल फेफड़ों में संक्रमण हो उस वक्त कर सकते हैं। नई चीज़ ऐड ऑन हुई है, दैट इज कोरोनिल। तो ये कोरोनिल क्या है, इसके कंपोजिशंस क्या हैं, भारत में इस तरह की दवाओं को लॉन्च करने के नियम क्या हैं। जैसे ये दवा बाजार में लाने की बात की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका दावा किया गया, आयुष मंत्रालय जो इस तरह के विभागों का कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री है उसको कुछ पता नहीं था, उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। लिहाजा जैसे ही ये कंट्रोवर्सी उभरी, तत्काल प्रभाव से आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव की गोली पर रोक लगा दी। न प्रचार कर सकते हैं, न इसे अभी बेच सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई दवा बाजार में लाई जाती है तो भारत में इसके बड़े कठोर नियम हैं जिनका पालन करना होता है। पहली चीज़ तो यह है कि कोई भी दवा आप बनाते हैं तो उसको फेज 1, फेज 2, फेज 3 के गंभीर ट्रायल से गुजरना पड़ता है। हर लेवल के मरीजों के साथ आपको उसका ट्रीटमेंट करना होता है, ट्रीटमेंट के नतीजे बताने होते हैं, उसकी बड़ी एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया 2 स्तर पर चलती है। एक, जब आप क्लिनिकल ट्रायल कर रहे होते हैं, एक वो सारी रिपोर्ट जब सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोलर संगठन के पास जाती है तब, और तीसरा जब आप उसकी चरणबद्ध तरीके से अप्रूवल लेते हैं तब। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया भारत में किसी भी दवा को बेचने के लिए अधिकार संपन्न करने वाली संस्था है। बिना उसके अधिकार दिए हुए, अनुमति के, भारत में कोई भी दवा बेचना अवैध है। तो कोरोनिल ने किसी भी प्रकार की जो परमिशन नहीं ली थी, ना किसी मंत्रालय से उसके पास सर्टिफिकेट था, ना तो केंद्रीय जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ना इसकी अप्रूवल थी, ना ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया की तरफ से कोई अप्रूवल थी, ना आयुष मंत्रालय की तरफ से अप्रूवल थी। और भारत सरकार ने ICMR जिसका गठन किया हुआ है वो कोरोना मामले में, कोविड-19 मामले में नोडल एजेंसी है। इसके पास भी किसी किस्म की कोई जानकारी पतंजलि योगपीठ की तरफ से शेयर नहीं की गई। तो जब दुनिया एक बड़ी त्रासदी, एक महामारी में हो, तो इस तरीके का भ्रामक प्रचार करके किसी को कोरोना की दवा बताना, क्या ये ठीक बात है? किसकी अप्रूवल लेकर किया गया? उत्तराखंड की सरकार ने अनुमति दी थी कि इसको बेचा जा सकता है, लेकिन आज सुबह जैसे ही ये मसला सामने आया, उत्तराखंड की सरकार ने क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया कि उन्होंने कोरोना की कोई दवा की मंजूरी नहीं दी, बल्कि
पतंजलि योगपीठ की तरफ से सर्दी खांसी जुकाम के लिए कुछ कंपोजिशंस आए थे, उन्होंने उसके लिए किया है। उन्होंने कोरोना नामक किसी दवा का कोई भी लाइसेंस बेचने का नहीं दिया। तो क्या पतंजलि योगपीठ ने झूठ बोला? क्या पतंजलि योगपीठ ने दुनिया को गुमराह किया? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया के 188 देश जिस महामारी से गुजर रहे हों वहां भारत को उपहास का पात्र बनाया? अब तक इसके कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है। मेरठ और लखनऊ में बताया गया कि इसका हमने क्लिनिकल ट्रायल किया है। हमारे संवाददाताओं ने आज मेरठ के उन तमाम जगहों पर संपर्क किया तो वहां के सीएमओ तक को जानकारी नहीं है। अभी हम आपको आगे सुनवाएंगे भी। यह कहा गया कि केजीएमयू में इसका क्लिनिकल ट्रायल किया गया, नहीं किया गया। इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई, मना कर दिया केजीएमयू ने। आयुष मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार को भी नहीं पता है, भारत सरकार को भी नहीं पता है। तो आखिर इस तरह का भ्रामक प्रचार करने के पीछे उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद एक बहुत ही महान प्राचीन चिकित्सा विज्ञान का हमारे यहाँ का अपनी सांस्कृतिक धरोहर है हमारी, जिसके जरिए हम तमाम इलाज करते हैं। जब भी आप किसी महामारी का इलाज कर रहे हो बहनों भाइयों, तो उस वक्त किसी भी व्यक्ति को या किसी भी कंपनी को बहुत ज़्यादा गंभीरता और सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कोई सामान्य सर्दी खांसी का फ्लू नहीं है। सामान्य सर्दी खांसी आपकी जान नहीं लेती, कोरोना आपकी जान लेता है, मृत्यु होती है। लाखों लोग दुनिया में मारे गए, आपने देखा है कैसे हालात हो गए। फिर ऐसी बेचने की क्या हड़बड़ी थी कि आपने किसी की अप्रूवल नहीं ली और निकाह बेचने चल पड़े? तो इस तरह तो कोई भी दवा बना सकता है, कोई भी बेच सकता है। बनाया और बेच दिया, ऐसे नहीं होता है। हर देश के नियम कानून होते हैं। बिना नियम कानून पालन किए हुए इस तरह का कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है और कार्रवाई भी होनी चाहिए। चूंकि एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं बाबा रामदेव और उनकी कम संस्था, लिहाजा उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी इसकी उम्मीद कम है। लेकिन ये बात स्थापित हो चुकी है कि उन्होंने बिना किसी अनुमति के, बिना किसी क्लिनिकल ट्रायल के, बिना किसी चरणबद्ध तरीके से किसी अप्रूवल के, बिना परमिशन के कोरोनिल नामक एक कोई दवा जो उन्होंने रजिस्टर्ड करा रखी उसको बेचने का प्रयास किया। ये तो हुई स्थितियां। अब जो उन्होंने दावा किया था वो भी हम आपको सुनाएंगे। जहां के लिए दावा किया गया था कि यहां क्लिनिकल ट्रायल किया गया, उनकी भी हम बात सुनाएंगे। और इनके जो इस प्रक्रिया से गुजरने वाले लोग हैं उनकी भी बात सुनाएंगे। क्वारंटाइन में जो लोगों को दिया गया था मेरठ में टैबलेट, उनमें से कुछ पॉजिटिव भी आ गए थे। एक गंभीर प्रश्न खड़ा होता है इस दवा के ट्रायल को लेकर। कुछ बयान सुनिए, फिर एक हम बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। मेरठ और लखनऊ में मुझे जानकारी नहीं है कि टेस्टिंग हुई या नहीं हुई है। दूसरी बात ये, उन्होंने टेस्टिंग की होगी तो अपनी लैब में, जो उनकी पतंजलि की अपनी उत्तराखंड में लैब है उसमें टेस्ट कराई होगी। पतंजलि ने ये 2-3 प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेशन हमारे कार्यालय में दी और इसके बाद हमने इसको पैनल में रखा। पैनल ने इसका परीक्षण किया। पैनल परीक्षण होने के बाद 12 जून को हमने इनको लाइसेंस जारी किया। उसमें इनके द्वारा कोरोना के ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी क्लेम या कोई भी नाम उसमें नहीं लिखा गया है। हमें जो वास्तव में हमें जितना ज्ञान हुआ है ये तो मीडिया के माध्यम से हुआ, आधिकारिक तौर पे नहीं। कोई वहाँ पे ट्रायल की मेरी सूचना मेरे पास नहीं है और मेरी जानकारी में कोई ट्रायल नहीं हुआ। हमने दवाई हमारे स्टाफ को यहीं पे क्वारंटीन सेंटर पे उपलब्ध कराई और दवाई 12 के 12 स्टाफ को लगातार दवाई दी। जो अपनी बीमारी के दौरान मेरे किसी भी पेशेंट को, मतलब क्वारंटीन पीरियड के दौरान, कोई सिम्टम नहीं आए। सिम्टम्स बहुत मामूली, किसी को पेट खराब, किसी को थोड़ी बहुत गला खराब था, एक दो लोगों को बस, वो दवा से सब ठीक हो गए। तो कोई भी अप्रूवल दवाओं का एक प्रोसेस के तहत होता है। क्लिनिकल ट्रायल के लिए आपको आवेदन करना होता है, उसका ट्रायल कराना होता है, फिर मार्केट अथराइजेशन का भी विषय आता है। बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। अगर कोरोना वायरस का इलाज करना इतना आसान होता तो अब तक अमेरिका, यूरोप, चाइना, दुनिया के तमाम मुल्कों में हो गया होता। टीका तक अभी तक विकसित नहीं कर पाए हैं जो दुनिया के सर्वाधिक उन्नत देश हैं। वो 2 ऐसी जगह हैं जहां पर टीका विकसित करने का स्टेज अभी रिसर्च बेसिस पे चल रहा है। वो किंग्स कॉलेज लंदन और दूसरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इनके अलावा किसी के पास भी अभी ऑथेंटिक स्टडी तक मौजूद नहीं है। टीका बनाने की बात तो भी बहुत दूर की है। यह उम्मीद की जा रही है कि 1 साल बाद इसका टीका आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो वायरस है इसका बिहेवियर पैटर्न बदल रहा है। अब तक 28 प्रकार के बिहेवियर पैटर्न इस वायरस के आए हैं।
तो जब तक इसके सारे बिहेवियर पैटर्न स्टडी नहीं हो जाएंगे तब तक इसकी कोई टीका भी बहनों भाइयों विकसित नहीं हो सकता। ये एक देसी बात है जो मेरे जैसा एक सामान्य पत्रकार को जिसे समझे। आज हमने एक्सपर्ट्स भी बुलाए। मेरे साथ आज धर्म सिंह सैनी साहब हैं, उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं और आयुष क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया, बड़ी मेहनत की है और बड़े ही अच्छे स्वभाव के और जनता के बीच रहने वाले नेता हैं। तो आज मैंने इनको विशेष तौर पर आमंत्रित किया कि सैनी साहब आप रहिए, क्योंकि आप रहेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता को इस बात की तसल्ली रहेगी कि उनका मिनिस्टर उनके बीच मौजूद है और वो बताएगा कि इस दवा में क्या है। डॉक्टर भुवन तिवारी हैं मेरे साथ, राम मनोहर लोहिया के चिकित्सा अधीक्षक हैं। सुशांत मिश्रा जी आयुर्वेदाचार्य हैं। इनकी खासियत ये है कि पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में बहुत लंबे वक्त तक इन्होंने वहाँ पर काम किया है। डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के निदेशक हैं, बहुत ही जाने माने चिकित्सक हैं। और हम सबके प्रिय डॉक्टर एम वली साहब, पद्मश्री डॉक्टर एम वली साहब सर गंगाराम हॉस्पिटल से दिल्ली से मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर फिजिशियन है। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो धर्म सिंह सैनी साहब, मैं डिबेट को आपसे प्रारंभ करता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि ये कोरोनिल नाम की जो दवा है इसकी मंजूरी आपने ट्रायल की कब दी और इसकी अनुमति कब दी आपने, और क्या आपने ये पता किया कि इस तरह की कोई दवा बनी है जिसे उत्तर प्रदेश में बेचा जा रहा है? पहले तो मिश्रा जी मैं आपको प्रणाम करता हूं। जी सैनी साहब। देखिए मिश्रा जी, इसकी उत्तर प्रदेश सरकार से कोई भी इसकी अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं थी। न उत्तर प्रदेश सरकार इधर कोई अप्रूवल देगी। ये भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा ये परमिशन ले, भारत सरकार द्वारा ही वहाँ का जो। जी आप बोले, मैं सुन रहा हूं, आप बोलें। भारत सरकार का जो भारत सरकार द्वारा ही ये प्रमाणित कराए अपनी, वहाँ रजिस्टर्ड कराए अपनी, और जो ये दवाई बना रहे हैं उससे भारत सरकार अगर मान लीजिए इसे अप्रूवल दे देती है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भारत सरकार ने इनके लॉन्च करने के बाद तत्काल भारत सरकार ने इस पर रोक लगा दी है कि इसका प्रचार प्रसार और विज्ञापनों पर रोक लगा दी। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कठिनाई है। मेरा दूसरा सवाल यह है आपसे कि उत्तर प्रदेश में यह दावा किया गया पतंजलि योगपीठ की तरफ से कि मेरठ में और लखनऊ के KGMU में इसका क्लिनिकल ट्रायल कराया गया, तो क्या आपने इसकी मंजूरी दी थी? नहीं मिश्रा जी, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इस कोविड काल में हमारे जितने भी आयुष के चिकित्सक हैं वो सब CMO के सुपरविजन में काम कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। तो CMO के सुपरविजन में अगर काम कर रहे हैं तो इन्हें ट्रायल के लिए जिस जिले में इन्होंने, अगर मेरठ में इन्होंने ट्रायल किया है तो मेरठ का CMO और DM इन्हें परमिशन देगा, और अगर इन्होंने लखनऊ में ट्रायल किया है तो वहाँ का KGMU के जो सुप्रीम पावर है या यहाँ के जिलाधिकारी उनकी परमिशन के बाद ही ये बयान लेने से पहले ले सकते हैं। CMO मेरठ का बयान भी सुनवाया और KGMU के वाइस चांसलर जो हेड होते हैं उनका बयान भी सुनाया। दोनों ने इनकार कर दिया कि हमने इस प्रकार की कोई परमिशन नहीं दी। क्या आपको लगता है कि उसके बावजूद हड़बड़ी में ये सब करने की कोशिश की गई? ये तो आपका डिपार्टमेंट है, आपको इस बारे में कुछ आप निर्णय लेंगे? नहीं देखिए मिश्रा जी, हमारा विभाग पूरा का पूरा आयुष मंत्रालय भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से संचालित होता है जी। भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा जो भी हमें दिशा निर्देश मिलेंगे उसका हम पालन करेंगे। भारत सरकार का आयुष मंत्रालय अगर हमें ये कहेगा कि ये दवाई सही है, आप इसे जो है खरीदिए और इसे जो है आप कोविड पे इस्तेमाल करिए, अपने उत्तर प्रदेश के कोरोना पॉजिटिव लोगों को पर इसका प्रयोग करिए, तो हम करेंगे जी। ओके, तो आपके साथ कोई डेटा या कोई रिजल्ट या कोई रिसर्च शेयर की पतंजलि ने अब तक या नहीं की?
नहीं, मेरे साथ कोई अभी तक कोई डेटा, कोई पत्राचार, कोई अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ। ऑलराइट मंत्री जी, मैं चाहता हूं कि मैं सुशांत मिश्रा जी मेरे साथ पतंजलि योग पीठ से हैं, आप उनकी भी बात सुने और हमारे साथ मौजूद रहें। मैं आपसे निवेदन करूंगा। सुशांत जी, थैंक यू सो मच। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जो ट्रायल किया गया है उसका डेटा, उसकी रिसर्च, उसकी रिपोर्ट कुछ शेयर की गई है जिसके भरोसे ये दावा किया जा रहा है कि कोरोनिल ही कोरोना की असली मर्ज की दवा है। जी ब्रजेश जी, मैं आपको बताऊं कि इस संबंध में मैं जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, पर अभी निश्चित रूप से जानकारी मेरे पास नहीं आई है। और जो भी जानकारी है वो कॉमन प्लेटफॉर्म पे सभी के लिए उपलब्ध है। पर आप मुझे बताइए कि कुछ एक 100 लोगों पर ट्रायल करके, और वो भी अभी क्लैरिटी नहीं है कि आपने किन लोगों पर ट्रायल किया, एक दवा का लॉन्च कर देना ये एक बेहद घातक है। मैंने कहा कि कोरोना कोई सामान्य बीमारी नहीं है, कोई सामान्य वायरस नहीं है, ये एक जानलेवा घातक है। आप एक बेहतर व्यक्ति हैं जिसे इसके बारे में पता हो। जी ब्रजेश जी, देखिए आपका कहना ठीक है कि कोरोना अन्य फ्लू की अपेक्षा अधिक घातक है, लेकिन जब आयुर्वेद के माध्यम से इसकी चिकित्सा की बात आएगी तो जो सामान्य फ्लू में हम लोग इलाज देते हैं उससे कुछ और बेहतर ट्रीटमेंट हम इसमें दे सकते हैं। इस उद्देश्य से देखा जाए तो अगर मैं बात करूं, जो स्वामी रामदेव जी ने जो एक कोरोना की किट बनाई हुई है, अगर उस पर हम थोड़ी चर्चा करें तो बेहतर होगा, यदि आप कहें तो। हाँ, यस प्लीज गो अहेड। मैं चाहता हूं कि आप बताएं उसके बारे में। जी जी जी, देखिए जितनी जानकारी मेरे पास अभी तक उपलब्ध है, तो सबसे पहले मैं आपको जो उसमें अनुतेल है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। अनुतेल को एक ऐसा तेल है जो जड़ी बूटियों से बना हुआ है, उसको नाक में हम लोग ड्रॉप के रूप में डालते हैं, और इस तेल का इस्तेमाल करीब 2000 से भी अधिक सालों से भारत में हमारे चिकित्सक करते चले आ रहे हैं। और इससे होता क्या है कि हमारी नाक के अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें एक ऑयल की एक फिल्म बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, जिसमें जो भी पैथोजेंस बाहर से आते हैं, माने बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, परागकण है, धूल बट आई एम है। सॉरी टू इंटरप्ट यू सुशांत जी, ये कोरोना की दवा नहीं हो सकती अड़ून तेल ना? नहीं, आप देखिए मैं क्रम से तीनों के बारे में बताऊंगा आपको, अगर आप कहेंगे तो। यस प्लीज। ये जो है, तो ये जो नस्य इसको हम लोग बोलते हैं आयुर्वेद में, तेल का नस्य लेना, पुराने समय में सभी लोग इसको करते थे। और इसको ये भुवन तिवारी जी करके वगैरह फालतू बेचारे परेशान रहते हैं। जी बोले आप। जी, तो जो बचाव ये है, लोग बेवजह रिसर्च करते हैं। बचाव के लिए ये तेल बेहतर है। और यदि किसी के पास उपलब्ध ना हो तो सरसों का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं, पका करके उसको। ओके, तो बट व्हाट इज कोरोनिल, मैं चाहता हूँ थोड़ा संक्षेप में बताएं क्योंकि वक्त का भी थोड़ा अभाव रहता है। हाँ, मैं जो कोरोनिल के बारे में कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि इसमें अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी पड़ी हुई है। तुलसी। जी जी, तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जिसमें घटक है वो अश्वगंधा है। अश्वगंधा क्या करता है, उसके बारे में जो रिसर्च हुआ है कि कोरोना और बॉडी टिश्यूज के बीच में वो एक लेयर बना देता है, तो कोरोना का जो वायरस है वो टिश्यूज से ठीक से अटैच नहीं हो पाता। और जो ये वायरस होते हैं इनकी विशेषता ये होती है, जब तक जीवित टिश्यू से अटैच नहीं होते तब तक ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर नहीं कर पाते। प्रिय सुशांत जी, मैंने यही कहा कि इसकी कोई रिसर्च, कोई डेटा, कोई पेपर जो आप दावा कर रहे हैं कि ये कोरोना वायरस की संक्रमण की चेन को तोड़ता है, तो कोई रिसर्च पेपर होगा, कोई डेटा होगा इसका? जी, रिसर्च पेपर इसका मेरे पास तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैंने जो स्वामी राम जी ने बता रहे थे टीवी पे एक दिन। जी, बताने से नहीं होता ना भाई साहब, बताने से नहीं होता ना, इसको तो करने से होता है। नहीं, इस पर पब्लिश होने को बताया होने जा रहा है, पर मैं नहीं कह सकता इस बारे में। ओके, मेरे साथ पद्मश्री डॉक्टर एम वली साहब सर गंगाराम हॉस्पिटल के बहुत ही सीनियर फिजिशियन हैं, और भारत में कुछ ही ऐसे बड़े चिकित्सक हैं जो दिसंबर से ही कोविड-19 पे काम कर रहे हैं, एंड ही इज आल्सो सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। पद्मश्री वली साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। तो देखिए, पतंजलि ने तो दवा ला दी, तो अब आप लोग उसका इस्तेमाल करिए। धन्यवाद। देखिए, मैं सबसे पहले ये सम्मान पूर्वक पहले तो आपको बधाई देता हूं, आपने तो उससे पतंजलि से भी बड़ी रिसर्च कर ली 24 घंटे में। और सब मैं और डेटा आप जनवरी से यही काम कर रहे हैं। अब मैं इसके आगे डॉक्टर हो गए हम, निशब्द हो गया हूं, सच में। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नहीं, देखिए ना,
हाँ, आपने जो डाटा इकट्ठा करके दिखाया है ना जी, उसने हम सबको निशब्द कर दिया है, अलावा इसके कि हम हाथ जोड़ें और चले जाएं। नहीं, देखिए, ऐसे मैं मत आपको करिए। बहुत मैं बहुत पते सम्मान की करता दो हूं तीन आपका। बातें बता रहा हूं। जी, मैं एक एलोपैथी का डॉक्टर हूं। एलोपैथी का डॉक्टर होते हुए आयुर्वेद में मेरी बचपन से जिज्ञासा और आयुर्वेद के उन्नति और प्रमोशन के लिए मैं 24 घंटे काम करता हूं और अपने सब मरीजों को, अभी आप डॉक्टर गुप्ता को भी सुनेंगे, मैंने रात उनका वीडियो देखा बहुत दिन बाद, जी। जिसके 2.5 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। ही इज वेरी फेमस 2.5 मिलियन, आई डोंट नो द नंबर, 2.5 मिलियन लिखा था उसमें। हाँ जी, तो हाँ, नहीं बता रहा हूं, उन्होंने भी इस बात पे जोर दिया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, आयुर्वेद में प्रिवेंशन पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया। गलती कहां हो गई, अगर हम इस दवा को आयुर्वेद में लाकर बिल्कुल जैसे हम लाए हैं, हम ये कहते कि कोरोना से रोकथाम की बहुत अच्छी दवा है, तो इसकी सारे कंपोनेंट्स का इंडोर्समेंट डॉक्टर हर्षवर्धन भी कर चुके हैं, आयुष मंत्रालय भी तुलसी का जिक्र कर चुका है, अश्वगंधा का कर चुका है, और एक और चीज है उसमें गिलोय का कर चुका है। ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं होता एकदम से डॉक्टर साहब, आई एम वेरी सॉरी टू इंटरप्ट मैं सारी रात 4 बजे तक मेरे साथ पूरे सैनी साहब भी चैनल पे मौजूद हैं। टीवी के मेरा एक इसी इंटरवेंशन का क्वेश्चन है विज्ञापन सर। देखता रहा। एक मेरा जी। इंटरवेंशन क्वेश्चन है। देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने की कोई भी दवा कोरोना का इलाज नहीं हो सकती। जी, WHO भी इस बारे में पहले चेतावनी जारी कर चुका है। तो जो क्योर नहीं हो इम्यूनिटी सकती। बढ़ाने की बात ना, अलग ना, हो गई ना। और कोरोना की दवा अलग हो गई, यही तो है मैं ना? आपका उसी पे आ रहा था। जी, हाँ, मैंने यही बताना चाह रहा था कि WHO ने जो वार्निंग दी थी बीच में, इसीलिए दी थी कि कोई भी भ्रामक प्रचार इस तरह का नहीं करना है कि हम ये कहें कि साहब ये दवा आ गई। तो अभी आपको याद होगा, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था डिडलियर रेनॉल्ट, उसने क्लोरोक्विन पे 64 मरीजों पे स्टडी करके पेपर छापा था। उसके खिलाफ बहुत कुछ आया, लेंसेट में पेपर छपा, उसके बाद हमने मना किया क्लोरोक्विन मत इस्तेमाल करो, पूरी दुनिया ने, WHO ने मना कर दिया। फिर वो उसको दोबारा से उसने 1697 या 1684 मरीजों पे रिसर्च करी, दोबारा कायदे से पेपर पब्लिश किया, फिर वो बात दोबारा से आगे बढ़ी। तो ये जो हमारा सिस्टम है, पद्धति है, वो डॉक्यूमेंटेशन का है। तो बट बाबा रामदेव जी ने तो कहा एविडेंस बेस्ड है, तो वो एविडेंस दिखा देंगे सरकार को। सरकार ने पूछा है, हमने आपने मैंने नहीं दिखाया पूछा अभी। उनसे। CMO तो मैं को नहीं आयुर्वेद पता, का बड़ा सम्मान करता हूँ। CMO को अगर नहीं इसकी पता, वजह से श्रीपद नाइक को आयुर्वेद नहीं को कोई पता, झटका लगा है, आयुष मंत्रालय को उसका नहीं मुझे दुख होगा। पता, सेंट्रल ड्रग्स ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पता, ICMR को नहीं पता, हाँ। यूपी के हाँ, आयुष आपने मंत्री सब साहब जगह का इनको नहीं डेटा पता, लिया। श्रीपद नाइक CMO जी मेरठ का को मैंने नहीं इंटरव्यू पता, देखा है सुबह। BCKGMU को नहीं सुबह पता, श्रीपद नाइक जी भुवन का भी तिवारी को मैंने नहीं पता, किसको पता? फिर इंटरव्यू भाई साहब? देखा जी सर, यही तो मैं कह रहा हूं, आपने जो ये डाटा इकट्ठा किया है, इसके बाद हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रह जाती, अलावा इसके कि हम आयुर्वेदा का पूरा सम्मान करते हैं। मैं समझ अगर गया इस सर, तरह ऑल की राइट बात सर, से आयुर्वेदा ओके की सर, रेपुटेशन पे आ ऑल राइट, जाएगी, DK तो गुप्ता मैं साहब, ऑल राइट, इसके लिए जस्ट अपने ओके देश सर, में जो ओके हाँ, सर, मैं ओके सर। उसको नहीं बर्दाश्त होगा। दवा तो आती जाती रहेगी, सर, अप्रूव मैं- होती रहेगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वी लव आयुर्वेद सर, हम सब आयुर्वेद का बहुत सम्मान करते हैं। हमारे देश में तो अलग मंत्रालय बनाया गया, धर्म सिंह सैनी जैसे काबिल लोग जो आपके साथ इस पैनल में बैठे हैं, वो इस मंत्रालय को संभाल रहे हैं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि ये एक महामारी का वक्त है, ये इस वक्त हमें बहुत जिम्मेदारी और सावधानी की आवश्यकता है। आप कोई दवा लाना चाहते हैं, वेलकम, बहुत अच्छी बात है, मानवता की रक्षा हो, इसके हम सब चाहते हैं। लेकिन हड़बड़ी में कोई ऐसा काम भी ना हो जाए कि जो समाज के ऊपर गलत प्रभाव जाए और दुनिया में हमारी एक गलत छवि पेश हो। DK गुप्ता जी, ये जिस तरह का दावा पतंजलि की तरफ से किया गया, उस दावे पर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। जो क्लिनिकल ट्रायल की बात कही गई उत्तर प्रदेश में, तो वो खारिज कर दी गई। यूपी में अभी हमने आपको CMO, VCKGMU सब की बात सुनवाई, मंत्री जी भी इस डिबेट में मौजूद हैं। किसी ने यहाँ माना ही नहीं, पता ही नहीं कि कोई ट्रायल भी हुआ है। ऐसे में इस तरह का दवा लॉन्च करना, ये क्या ठीक बात है? तो मैं बताऊंगा कि जो सर ने बताया, डॉक्टर बली ने बताया कि जो ड्रग डेवलपमेंट होता है उसका एक बड़ा लंबा प्रोसेस है,
उसमें प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, पहले सर्विलेंस होता है, बीमारी के बारे में पता करते हैं। इवन आयुष मंत्रालय ने, मैं आज पढ़ा, मैंने देखा है कि उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं कि आप आयुर्वेदा के अंदर ड्रग डेवलपमेंट कैसे करेंगे। पहले डिजीज को क्लासिफाई करेंगे कि मॉडर्न डिजीज है, आयुर्वेद के हिसाब से वो दोष हैं या उसके प्रकृति है, वातज पित्तज कफज, और जो दोष होते हैं परस्पर, मतलब उसके उनके बेस पे हम, या दुसाज है उनके बेस पे क्या गुप्ता जी, आज मैंने पढ़ा, उसके बाद डिबेट में आने से पहले मैंने पढ़ा कि आयुष मंत्रालय और औषधि विभाग दोनों में क्या फर्क है लाइसेंस देने में, अनुमति देने में। करीब करीब प्रक्रिया समान है, थोड़ा बहुत ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। बिल्कुल जी जी। तो उसमें जो प्रोसेस है वो इतना बड़ा प्रोसेस है कि उसको फॉलो करना बड़ा अच्छे से करना चाहिए, तभी हम कुछ डेवलप कर सकते हैं। प्लस उसमें स्टेज 1 स्टेज 2 भी है। स्टेज 1 में हम रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करते हैं, वो छोटे साइज के होते हैं, उसमें हम ड्रग की सेफ्टी देखते हैं। बड़े ट्रायल करते हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसमें एफिकेसी देखी जाती है, साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। उसकी भी प्रोसेस है कि प्रोटोकॉल बनाना है, आपको एथिकल कमेटी बनानी है, सैंपल साइज देखना है, उसके बाद अप्रूवल्स लेने हैं, फिर उसके रिजल्ट डिक्लेयर करने हैं, फिर पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस स्टडीज होती हैं, वो सब करनी होती हैं। और सैंपल साइज जो जैसे सर बता रहे हैं हम लोग, जो एलोपैथ में भी बहुत सारी रिसर्च होती हैं, उसमें मल्टीपल स्टडीज होती हैं, स्मॉल साइज की से बड़े साइज की, फिर उनके ऊपर कॉकरेन स्टडीज होती हैं जो उन सब स्टडीज को स्टडीज करती हैं, फिर गाइडलाइन फॉर्मुलेशंस होती हैं, तब जाके कोई ड्रग लॉन्च होता है, फिर अप्रूवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, लाइक एफडीए का हो गया या डीजीसीआई का हो गया। तो ये सारा प्रोसेस बड़ा ही बड़ा है। उसमें इसलिए होता है कि कोई भी गलत ड्रग मार्केट में ना आ जाए, उसके साइड इफेक्ट या उसकी गलती से किसी की डेथ ना हो जाए। तो इन सब चीजों के लिए ये बड़े ही स्ट्रिक्ट प्रोसीजर बनाए गए हुए हैं भारत में। गुप्ता जी, इसको लेके बड़े कड़े कानून हैं। पता है, हम लोग हमारे पास यहाँ पर भारत का औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और 1945, इसमें बड़े कड़ी सजा के प्रावधान भी हैं। अगर आप भ्रामक प्रचार करते हैं तो आप समझ रहे होंगे व्हाट आई वांट टू कन्वे। यस, गो अहेड प्लीज। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बताऊंगा कि जो स्टडी हुई है उसमें 284 लोगों को रखा गया है, उसके अंदर निम्स जयपुर उसको पार्टिसिपेट किया गया है। उसका पीआई जो है एक फिजिशियन है और साथ में कुछ और डॉक्टर्स हैं। तो अगर कोई हमें कोरोना पे स्टडी करनी है, ये दावा करते हैं कि साहब हमने सीटीआरआई में रजिस्ट्रेशन कराया है, ये कहते हैं हमने सीटीआरआई में रजिस्ट्रेशन कराया है। यस, बिल्कुल कराया है, लेकिन सीटीआरआई क्या होती है ये भी तो दुनिया जाने ना। सीटीआरआई केवल रिकॉर्ड रखने की संस्था होती है जो आपको आपके रिकॉर्ड रख के एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे देती है, यही तो होती है ना। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है ये तो आप चले जाओ गूगल में जाके देख लो। उसमें भी क्या करा गया है, उसमें जी उसमें भी बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम के पेशेंट में क्वारंटाइन वालों को खिला के कहा गया कि ट्रायल नहीं किया गया। और हम वही तो मैं वही कह रहा हूं कि जब हमें पता है, पूरी दुनिया को पता है कि 80 से 85% लोगों को कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप नेचुरल कोर्स में ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए इसका बहुत अच्छा रिजल्ट इस पे हम नहीं मानेंगे। दूसरी बात रही कि जब हम कोई ऐसी स्टडी कर रहे हैं जो इतना बड़ा वायरस है जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है, तो उसके लिए एक बड़ी टीम होनी चाहिए। मॉडर्न साइंस और एलोपैथ और आयुर्वेद तीनों को मिला के हमें उसमें वायरोलॉजिस्ट होना चाहिए। लगा मैंने तो डिबेट शुरू करते ही कहा ना सैनी साहब से, मैंने यही बात कही, रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए। भाई हमें उपहास का पात्र दुनिया के समक्ष नहीं बनना चाहिए, इससे उपहास उड़ता है, मजाक बनता है हमारा। हमें इन सब बचना चाहिए। हमें ये इट्स ए वेरी सीरियस इशू। नहीं, अच्छा इनिशिएटिव मैं फिर बता रहा हूं, बट इस इनिशिएटिव में इन्होंने काम अच्छे से नहीं किया है। इसमें जाके हमें लोगों को इन्वॉल्व करके एक अच्छी टीम बना के इस पे एलोपैथ को और जो मॉलिक्यूलर लेवल के जो लोग हैं, जो वायरोलॉजिस्ट हैं, जेनेटिक वाले लोग हैं, उन लोगों को देखने, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे आयुर्वेद वाले, कि वो बैरियर बना देता है, स्पाइक पे अटैक कर देता है, इसलिए प्रोडक्शन वायरस का नहीं होता है। फैंटास्टिक आयुर्वेदाचार्य, आपको हेल्प चाहिए ना। मैं इनकी प्रोफाइल पढ़ा हूं, ये बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं। मेरे साथ डॉक्टर भुवन तिवारी जी मौजूद हैं, राम मनोहर लोहिया के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर तिवारी। आपको तिवारी जी बहुत बधाई, अब तो दवा आ गई, अब तो आप लोग का काम आसान हो गया। कब से ये किट परचेज कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी तो जो स्टैंडर्ड प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर की पॉलिसी पे चलेंगे। जो अभी जो ट्रीटमेंट गाइडलाइन रिकमेंड कर रही है वो यूज़ करेंगे। और रही बात इस दवाई को अभी हम यूज़ करेंगे तो उससे पहले हमें कुछ साइंटिफिक एविडेंस चाहिए होगा, बिना उसके हम लोग इसको यूज़ तो नहीं कर पाएंगे। और जो भी ट्रायल्स ये बता रहे हैं कि क्वारंटाइन पेशेंट में किया गया है, तो उनका पहले तो ये पता हो कि अगर 100 पेशेंट में भी किया है, क्वारंटाइन थे और वो पॉजिटिव थे ही नहीं, वो तो सस्पेक्टेड थे, इससे रखा होगा क्वारंटाइन में,
उसके बाद भी 6% या 10 पेशेंट पॉजिटिव आ गए, तो मेरे ख्याल से अभी तो हम यूज़ नहीं करेंगे जब तक कि गवर्नमेंट ICMR की गाइडलाइन आ जाएंगी, हाँ इस ड्रग को यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले पॉसिबल नहीं है कि हम अपने यहाँ पे इसको यूज़ करने के बारे में सोचेंगे। पर इस तरह की दवाओं को आप बाजार में लाने से पहले आपको एक अप्रूवल भी तो लेनी पड़ती है, एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है। या ये है, ऐसा है क्या कि कोई भी, जैसे मैं कोई दवा बना दूं और कल लॉन्च कर दूं तो चलेगा? दवा बना के लॉन्च करना तो बहुत दूर, हम छोटी सी स्टडी करना चाहते हैं जब अपने कॉलेज में किसी ड्रग के बारे में जो स्टैंडर्ड अप्रूव्ड है, उसके लिए भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है कि वो एथिकल कमेटी के पास जाता है, वो कमेटी डिसाइड करती है कि वेदर हम टेस्ट कर सकते हैं, इसके पीछे हाइपोथेसिस क्या है, क्या होगा इससे, क्या रिस्क होगा। तो ये सारे इवैल्यूएशन करने के बाद पूरी एथिक्स कमेटी उस पर स्टडी करती है। मैं धर्म सिंह सैनी जी भी, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ और पैनल में बैठे बाकी मेहमानों को भी, आप लोग तो बड़े वरिष्ठ लोग हैं, अगर कोई भी दवा ट्रायल के लिए आती है तो उसका एक प्रोसेस होता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी जूनियर डॉक्टर को भी कोई ट्रायल के लिए आप दवा दे रहे हैं ना, तो आपको ICMR को 3 से 4 बार रिपोर्ट करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आपने किसको दिया है, उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, उसके क्या रिजल्ट हैं, आपको उसको अपडेट करना पड़ता है। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ये कोई बच्चों वाली बात नहीं कि गए दुकान से खरीद लाए, यही तो होता है ना? क्यों डॉक्टर तिवारी, आप तो KGMU से पढ़े हो ना, यही तो होता है वहाँ? बिल्कुल, ऑब्वियसली हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल ब्रीच नहीं किया जा सकता। और कोई इतनी बड़ी, इस समय पूरा वर्ल्ड इस चीज़ को देख रहा है, अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ बोलते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, ऐसा प्रचार करते हैं कि इससे बेनिफिट हो रहा है, 100% क्योर मिल रहा है, तो पूरे वर्ल्ड की नज़र हमारे ऊपर होगी। कि डोनाल्ड ट्रंप और हम में क्या फर्क रह जाएगा? वो भी हर आधे घंटे में ऐलान करता है कि मिल गई दवा, मिल गई। हम भी ऐलान करते हैं मिल गई। उसका भी उपहास बनता है, हमारा भी उपहास बनता है। बिल्कुल। ओके, बीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे स्टेट हेड हैं। भाई बीरेंद्र जी, ये दवा बाजार में आई क्या? और मंत्री जी बैठे हैं, इनको तो बेचारों को कुछ पता ही नहीं, इनको मालूम ही नहीं था, इन्होंने कोई अप्रूवल ही नहीं दी, तो इनको तो क्लीन शीट एकदम, इनका काम बिल्कुल ठीक है। तो ये उत्तराखंड में परमिशन बाबा जी को कैसे मिल गई? देखिए, जो क्लिनिकली टेस्ट की बात कही जा रही है, उसको लेकर यूपी के जिन जिलों का नाम आया था, वहां से प्रमाण तो नहीं मिले कि टेस्ट हुआ। अब उत्तराखंड ने पहले अनुमति दी, बाद में पीछे हट गया, क्योंकि बाबा को तो सम्मान सरकारें देती हैं खूब, लेकिन जब पेंच फंस गया, कोरोना चूंकि महामारी है, आपदा है, तो इसमें अगर वो जनता के को भाजन का शिकार न बने, इसलिए सरकारें पीछे हट गई। मंत्री जी का जो मामला है, उनकी मंत्रालय से तो कोई अनुमति टेस्ट के लिए ले ही नहीं गई, ना कोई उन्होंने क्लियर किया है। लेकिन ब्रजेश जी, बाबा रामदेव कोई मामूली आदमी नहीं है। एक बार एक अफवाह उड़ी थी कि बाबा रामदेव ही का नाम, दूसरा नाम मोगली है, जिनको जंगल की औषधियों की बहुत सारी जानकारी है, इसीलिए लोग उनको तमाम सारे नामों से पुकारते हैं। बाबा रामदेव का विस्तार आप आटा बेचने से लेके, तेल बेचने से लेके, योग के क्षेत्र से तमाम सारी औषधियों दवाइयों में है। मैं आज यहाँ दो बातें कहूँगा, आपने जितनी चर्चा कराई है उसमें। अगर रामदेव ने कोई कोरोना की दवा निकाल दी तो इस देश में किसके पेट में दर्द होने लगा? अरे ब्रजेश जी, जब ये बताइए कि जेनरिक दवा कोई कैंसर की और तमाम बड़ी बड़ी बीमारियों की जो 2 रुपए की गोली बड़ी बड़ी कंपनियां 2-2 हजार रुपए में बेचती हैं, एक एक इंजेक्शन 20-20 हजार 50-50 हजार के बेचती हैं, प्रोपोगंडा की दवाएं बेचती हैं, इस देश में फोर्जरी की दवाएं बिकती हैं, उनको कोई नहीं रोकता है। और अगर एक बाबा रामदेव ने दवा निकाल दी तो उनकी इतनी आलोचना। आप दोनों हाथ से बैटिंग कर रहे हैं आज बीरेंद्र जी। नहीं, आज मैं इस देश के स्वास्थ्य व्यवस्था को एक आईना दिखाना चाहता हूं कि बड़े बड़े धन्ना सेठ, फैक्ट्री मालिक लूटे मुंबई में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में प्लांट लगा के, और जो गोली हमारे गरीब जनता को पैरासीटामॉल से लेके 10 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया की मिलनी चाहिए, वो 100 रुपए की पत्ता मिलती है। तब ये डॉक्टरों का कमीशन, कंपनियों का कमीशन, बड़े बड़े सरकारों और मंत्रियों का कमीशन, ये सब इन्वॉल्व होता है। तब किसी को कोई नहीं दर्द होता, ना इस दवाओं की कभी कोई जांच होती है, रोज नए नए नाम से। और आज बाबा के लिए नियम बताए जा रहे हैं। MR घूम रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, बड़े बड़े नाम से लेके घूमते हैं अस्पतालों में, आप देखिए जी। और रामदेव की दवा पर आलोचना,
चलो रामदेव ने सबको भाई बेवकूफ बनाया। पहले 10 साल तक कहा कि नाखून से नाखून रगड़ो बाल काला नहीं होगा, बाद में शैम्पू और साबुन बेचने लगे बाल काला करेंगे। चलो रामदेव ने कहा कि आटा खिलाएंगे, ऐसा बाद में चिपक लोग कहने लगे, लगाने लगे। रामदेव देसी की बात करते हैं, योगा की बात करते हैं। दवा पर आपत्ति देश के उन धन्ना सेठों को, फैक्ट्री मालिकों को हो सकती है जिनको हजारों हजार करोड़ रुपया फंसने का अंदेशा हो, जिनका कमीशन करोड़ों अरबों खरबों फंस गया हो। मैं दोनों बातें इसलिए कह रहा हूं ब्रजेश जी कि एक रामदेव की दवा निरीह नहीं है। बड़े बड़े फैक्ट्रियों की दवाइयों की जांच क्यों नहीं होती है? क्यों वही दवा 2 रुपया गोली मिलती है, क्यों वही दवा 200 रुपया गोली मिलती है? ये सब चीजें बतानी होगी इस देश की जनता को। जी, तो कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। देखिए, हम तो रामदेव जी की लोग तमाम तरह से आलोचना करते हैं, लेकिन एक बात कही जाती है कि रामदेव जी ने योग से लोगों को बूढ़े से जवान बना दिया। उनके तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको खाकर आदमी तरोताजा महसूस करता है। लोग कहते हैं कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिसे खाकर बूढ़ा भी जवान हो जाए उसे पतंजलि का चमनप्राश कहते हैं। तो तमाम सारे स्लोगन इनके पास आते रहे हैं जी। लेकिन बाबा ने एक आंदोलन किया था अन्ना हजारे के टाइम में, लोगों को याद होगा। आज देश में 4.5 लाख कोरोना के मरीज हो गए हैं, 4.5 लाख को पार कर गए। अगर रामदेव की एक दवा आ गई बाजार में तो कौन सी पहाड़ टूट पड़ा? अरे मन होए खाओ, मन होए ना खाओ। इतना टेस्ट करने के लिए इतना जोर, इतना बवाल मचाया क्यों? कि रामदेव की दवा कहीं हिट ना हो जाए। दोनों बातें हैं ब्रजेश जी। एक बार देखिए, जो योगा साइड इफेक्ट है बाबा का, बाबा के योग के बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन बाबा योग में निपुण है। योग से लोगों का जीवन सुधरा है, इसमें कोई शक नहीं। लोग घरों घरों में देखते हैं, उनके अनुयायी भी बहुत हैं। लेकिन बाबाओं के नाम पर बहुत सारे बाबा, आसाराम बाबा, राम रहीम बाबा, तमाम बाबा भी हैं जिन्होंने घटिया काम किए। दवा निकालना कोई बुरी बात नहीं। जी, तो 4 लाइन कहूंगा जी। सबको याद होगा कि बाबा ने आंदोलन किया था और वहां से बाबा को रामलीला मैदान से भागना पड़ा, नहीं सरकार उनको गिरफ्तार करवा लेती। बाबा ने तमाम दर्द भी सहे हैं और लोगों को तमाम सुख भी बांट रहे हैं। तमाम सारे बाबा हैं। तो 4 लाइन कहूंगा जिसको लेकर लोग बड़ी जागरूकता रखते हैं कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, और हमारे खून की प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, और हमारे गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलार किसकी थी। ऑलराइट बीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ धर्म सिंह सैनी साहब जुड़े हुए हैं, आयुष मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में और उत्तर प्रदेश के बहुत ही सीनियर लीडर भी हैं। सैनी साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आयुष मंत्रालय में किसी भी दवा को आप लोग के उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर पर अपने तौर पर कोई मंजूरी, कोई अनुमति देते हैं क्या? जिस प्रकार का मैकेनिज्म उत्तराखंड में है उस प्रकार का मैकेनिज्म क्या आपके यहाँ भी है? नहीं मिश्रा जी, इसमें ऐसा है कि जो औषधीय रिसर्च होकर के पहले ही बनी हुई है, उन फार्मूलों को पेटेंट करा करके कोई भी अनुमति लेकर के उस दवाई को बना सकता है। मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि बाबा रामदेव जी एक विश्व गुरु है योग के। उन्होंने पूरे विश्व में योग का प्रचार प्रसार किया है। ऐसा भी नहीं है कि योग से बहुत लोगों को इसका लाभ भी हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग का भी विश्व योग दिवस हमारा गया है, योग से जोड़ने का काम किया है। पतंजलि की बहुत सी औषधियाँ ऐसी है जिससे बहुत से रोगों का उससे इलाज होता है। लेकिन इसमें जो ये कल दवाइयाँ कोविड की जो लॉन्च की गई हैं, उसके लिए मेरा आपसे भी अनुरोध है और बाबा रामदेव जी से भी कि अगर भारत सरकार का आयुष मंत्रालय इनकी जो जांच कर रहा है वो इसकी जांच करे और वो सही पाए तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई कठिनाई नहीं है।
इसलिए हम केवल उन्हीं दवाइयों की, उन्हीं औषधियों की परमिशन देते हैं, लाइसेंस देते हैं जो पहले से ही वो प्रमाणित हो चुकी है, टेस्ट लेबोरेटरी में टेस्ट हो चुकी है। आप उत्तर प्रदेश जिस में तरह की ये आयुष कोविड विभाग की किसी नई दवा की परमिशन नहीं देता, आप भारत सरकार से जो परमिशन आती है उसी के बेसिस पर आगे बढ़ते हैं, ऐसा है? जी जी जी, हम केवल टेस्ट जरूर कराते हैं, हमारी टेस्ट लेबोरेटरी है, उनमें टेस्ट कराते हैं। टेस्ट करा करके ये पता चल जाता है ये अधोमानक है या पूरा मानक इन्होंने किया है, केवल बस इतना। जी, तो किसी भी दवा को ये कह देना कि ये कोविड-19 की दवा है और इससे 100% ठीक हो सकता है कोई, वो भी बिना किसी टेस्ट के, और वो भी आयुर्वेदिक दवा इस तरह से लॉन्च करना, क्या ये मॉरली, क्लिनिकली, सोशली ठीक बात है, मेडिकली? अब हाँ, ये सोचनीय विषय है, इसमें सोचना चाहिए, इसमें इसके सोच करके इसमें जो है भारत सरकार का आयुष मंत्रालय में कह रहा हूँ बार बार कि वो इस पे पूरी इसकी जांच करेगा। अगर वो इसमें मानक में पाई जाती है, वो हकीकत में इसके लिए है। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि बहुत सी दवाइयाँ आयुर्वेद में ऐसी है जो इम्यूनिटी को बढ़ाने का, मजबूत करने का काम करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। आयुष विभाग ने ये दवाइयां हमारे प्रदेश ने ये वितरित भी की है अपने डिस्पेंसरियों द्वारा। इम्यूनिटी बढ़ाना एक अलग विषय इम्यूनिटी है, मजबूत हुई, और कोरोना की दवा एक अलग विषय है। जी जी जी, ऑलराइट। सुशांत मिश्रा जी मेरे साथ, यही कह रहा हूं कि अभी तक मैं नहीं कह सकता। जी, यस मंत्री जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। जी जी, मैं यही कह रहा हूं कि अभी मैं दावे से मैं नहीं कह सकता, ये भारत सरकार का आयुष मंत्रालय कहेगा कि एक मंत्री के रूप में अगर ये विषय आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, उस वक्त आप क्या करेंगे? देखिए, मेरे समक्ष अगर किया जाएगा, मैं फिर पहले बता रहा हूं कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से मैं बंधा हुआ हूं, और हमारा पूरे देश का जो भी इस तरह की रिसर्च होकर के कोई दवाई आती है, उसका भारत सरकार का आयुष मंत्रालय उसकी परमिशन देता है। जब भारत सरकार का आयुष मंत्रालय परमिशन देगा तो हमारे लिए बिल्कुल हरी झंडी है, हम बिल्कुल उसके लिए अलाउ कर देंगे अपनी तरफ से। करेक्ट, ओके। सुशांत मिश्रा जी, मैंने जो लाइसेंसिंग की प्रक्रिया, अप्रूवल की प्रक्रिया ड्रग्स की जो पढ़ी है, चाहे वो अंग्रेजी दवा हो या आयुर्वेदिक दवा हो, दोनों में कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है, थोड़े बहुत का अंतर है। क्या ये ठीक बात है कि बिना रिसर्च के, बिना डेटा के, बिना तथ्यात्मक जानकारी के, बिना उसके प्रभाव और दुष्प्रभाव का अध्ययन किए हुए, बिना सेंट्रल ड्रग्स ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी के, बिना ICMR की जानकारी के, बिना आयुष मंत्रालय की जानकारी के, बिना प्रशासन राज्य सरकारों से तालमेल बिठाए हुए इस प्रकार से ये दावा करना कि पर्टिकुलर दवा कोरोना की 100% इलाज में सक्षम है, क्या ये एक आयुर्वेदाचार्य के तौर पर आप मानते हैं कि ये उचित बात है? नहीं, देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो जांच की प्रक्रिया है, जो रिसर्च की प्रक्रिया है, जितने भी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए वो जरूर फॉलो किए जाने चाहिए, इसमें कोई बिल्कुल भी दोहराए वाली बात नहीं है। लेकिन अब फिलहाल जैसा कि स्वामी जी और आचार्य जी के अपने फेसबुक अकाउंट पे लिखा हुआ है कि भाई जो कम्युनिकेशन गैप था वो पूरा कर लिया गया, तो अब गेम कुल मिलाकर के आयुष मंत्रालय के पाले में है। और जैसा वो सुशांत जी, इट्स नॉट ए कम्युनिकेशन गैप, आप लॉन्च कर देते हैं और आयुष मंत्रालय को पता नहीं रहता। कल हमारे संवाददाता ने श्रीपद नाइक जो यूनियन मिनिस्टर हैं आयुष मंत्रालय के, उनको फोन किया तो उन बेचारों को पता ही नहीं था। हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री जी तो आपके साथ हैं, इनको भी नहीं पता। तो जब केंद्रीय मंत्री को नहीं बताया, ICMR को नहीं बताया और आपने लॉन्च कर दिया, ये मेरा अब इशू इस बात का है। मैं आपसे सहमत हूँ। केंद्रीय मंत्री जो श्रीपद नाइक जी हैं, कम से कम उनके संज्ञान में विषय होना चाहिए। बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से आपकी। जी, ओके। मेरे साथ पद्मश्री M वली साहब मौजूद हैं। वली साहब, जब भी इस तरह की किसी दवा का ट्रायल होता है ना, तो विशेष तौर पर जो कोविड में मैंने देखा कि जो किंग्स कॉलेज लंदन या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो टीके पे काम कर रही है, तो उन्होंने कई लेवल और कई फेजेस बनाए, फेज 1, फेज 2, फेज 3। उसके लिए उन्होंने कोविड के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा, उसको उस बेसिस पर उन्होंने डिवाइड किया, बांटा और फिर अपनी स्टडी प्रारंभ की। नहीं ठीक है, अपनी स्टडी प्रारंभ की है और अभी तक 28-30 तरह का इस वायरस के बिहेवियर पैटर्न अब तक स्टडी किए जा चुके हैं।
क्या अगर हम किसी एक गोली से इस तरह के वायरस को, जिसका बिहेवियर पैटर्न ही अभी दुनिया ने कितनी तरह के ये नहीं स्टडी कर पाई हो, क्या हम एक दवा से उसको ठीक कर सकते हैं? नहीं, मैं आपने सब कुछ कह दिया। मैंने आपने एक वर्ड उपहास यूज किया अभी। ऐसे नहीं होता। कम से कम 1 लाख लोगों पे वैक्सीन का भी ट्रायल करने के लिए वो अभी वॉलंटियर्स इकट्ठे कर रहे हैं, फिर 10 लाख पे होगा तब आएगा। तो ये जो उपहास होगा तो ये इसका दवा का नहीं होगा। मुझे डर ये है कहीं आयुर्वेद का उपहास ना हो जाए इसके जरिए। ये मैं बड़ी बात कह रहा हूँ। इतने दशकों से आयुर्वेदाचार्यों ने मेहनत करके आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय बनाया। आज एक बड़ा दवाओं का जंक, दवाओं की मात्रा एक्सपोर्ट होती है और बहुत ज़्यादा उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। इस उपहास का असर मुझे भय है उस पर न पड़ जाए, एक बात। दूसरा, अब हम जैसे जैसे इस पे चर्चा कर रहे हैं, इसका प्रचार भी हो रहा है ऑटोमेटिक। मेरे हिसाब से तो खरबों रुपए का एयर टाइम चला गया इसको। और दूसरे जो आपने कहा था, ये जो रिसर्च ट्रायल्स है ना, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ने भी अभी बताया, गुप्ता साहब ने, कि पहले सेफ्टी एनिमल्स पे होती है। तो एनिमल्स तो मुझे लगता है पतंजलि में आश्रम में नहीं है। फिर ह्यूमन पे होती है, छोटे तादाद में होती है। फिर वो 1000-10,000 के बीच में होती है, स्टेज 2। स्टेज 3 और ज़्यादा में होती है। और फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो 1 लाख एंड अबव। इस पे होने के बाद वो दवा या टीका, ऑलमोस्ट सेम ही रूल्स हैं, वो बाजार में आता है और उस देश की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको करती है। मुझे आयुर्वेद से बहुत मोहब्बत है और मुझे इस प्रोग्राम में आने पर बहुत पीड़ा हो रही है कि आयुर्वेद के लिए हम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। मुझको अफसोस है, इसमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें बहुत आराम से काम करना था, लीगली ठीक काम करना था। और मुझे ये भी ज्ञात है कि 5-6 दिन 8 दिन पहले रामदेव जी के प्लांट में भी एक शूटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने दिखाया था अपना वो प्लांट के, और उन्होंने अनाउंस किया था कि हम यहाँ ये दवा बना रहे हैं। उसी समय संबंधित अथॉरिटीज़ को उसका संज्ञान ले लेना चाहिए था, ताकि उनको पहले से बता दिया जाता। ये मैं पक्ष विपक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। मुझको आयुर्वेदा से, यूनानी से, सिद्धा से जो मोहब्बत है वो मेरी मोहब्बत भावना मैं समझ रही गया है। और मैं आपने जो वर्ड यूज किया, उपहास नहीं बनने देना चाहता। ऐसी मैं भावना बहुत मेरी पॉजिटिव है सर। मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोरोना किसी एक देश की समस्या नहीं है। अगर आप कोरोना किसी एक कॉन्टिनेंट की समस्या नहीं है। कोरोना दुनिया के 188 देशों की समस्या है। तो हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी अपनी इज्जत की चिंता होनी चाहिए। व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस। नहीं, प्रोड्यूस तो कर दिया, उसको मार्केटिंग का हमें सही दाम देके और सही वो बता के करते जी। मैं आपसे सच में कह रहा हूँ, बाबा रामदेव जी ने इतना नाम कमा लिया है, अगर वो फूंक भी मार दें वो तो मरीज समझेगा मैं ठीक हो गया। नहीं सर, ऐसा का जो वो है लेवल डीके गुप्ता साहब, इंटरनेशनल लेवल पे जो रिसर्च चल रही है कोरोना वायरस के टीके को लेके, उसमें ऑक्सफोर्ड और किंग्स कॉलेज लंदन हो जाता है। लोग समझते होंगे कि किंग्स कॉलेज कोई कॉलेज है, दरअसल कॉलेज नहीं। भारत में जो 15, 20, 25, 30 यूनिवर्सिटी होंगी, इनको मिला के एक कर दो तो उस टाइप की, उसका नाम है किंग्स कॉलेज लंदन। तो वहाँ पे जो रिसर्च चल रही है वो लोग काफ़ी आगे तक निकल चुके हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब ये किसी एक कॉन्टिनेंट की, किसी एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो वैश्विक समस्या है, महामारी है। तो हम अगर इसकी किसी दवा का ऐलान कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगर ये दवा वाकई में कारगर है तो हमारे बाबा रामदेव को इसके लिए भारत रत्न मिलना चाहिए, ICMR को इसके लिए जश्न मनाना चाहिए, धर्म सिंह सैनी साहब को इसके लिए सेलिब्रेशन करना चाहिए, भारत सरकार को दुनिया को आके ये बताना चाहिए, WHO को छाती ठोक के ये बात बताना चाहिए कि यस वी इन्वेंटेड, हमने आविष्कार कर लिया कोरोना का। व्हाई नॉट, क्यों नहीं हो रहा ये जश्न?
तो बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि रिसर्च करने में लोकल अथॉरिटी को इन्वॉल्व करना चाहिए था, स्टेट अथॉरिटी को इन्वॉल्व करना चाहिए था, ICMR को इन्वॉल्व करना चाहिए था, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को इन्वॉल्व करना चाहिए था, और इवन WHO, आज आप देख रहे हो WHO की साइट्स पे हजारों रिसर्च पेपर हैं जो कोविड-19 डिजीज के बारे में हैं, और रोज नए नए रिसर्च पेपर अपलोड होते हैं। WHO अलग इन्वेस्टिगेट करता है, CDC है जो US की बहुत बड़ी संस्था है, ऐसे यूरोपियन कंट्रीज में ऑक्सफोर्ड और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो बहुत सारा रिसर्च या शोध कर रहे हैं इस पे। तो इन सब को, अगर आपको इतनी बड़ी ड्रग लॉन्च करनी है, वो भी ग्लोबल लेवल पे लॉन्च करनी है, इट इज नॉट लोकल लेवल कि आपने महाराष्ट्र में या उत्तराखंड में, यूपी में लॉन्च किया है। जब आप कोई दवाई लॉन्च कर रहे हो और उसका इंपैक्ट ग्लोबली जाएगा, पूरे विश्व पे जाएगा, तो हमें अपने जो हमने स्टडी करी थी उस स्टडी को इन लोगों के साथ शेयर करना चाहिए था, अपना डाटा इन लोगों के साथ शेयर करना चाहिए था, इन लोगों की जो सजेशंस थे वो लेने चाहिए थे, और फिर इस स्टडी को बड़े लेवल पे अलग अलग जगह करना चाहिए था, और इन लोगों को इन्वॉल्व करके जो जेनेटिक लेवल है, जो हमारा रेडियोलॉजिकल जो एक्सरे फिल्म है, CT फिल्म है, उनमें कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्लिनिकली कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, बहुत सारे जो बायोकेमिस्ट्री के मार्कर होते हैं, ILF है, TNF है, जो हम बात करते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म होते हैं इन मरीजों में, उनमें कितना बेहतर होते हैं। तो बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जो पेशेंट को ठीक करते हैं। पिछले 24-25 घंटे से ये सारा प्रकरण चल रहा है। तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए था। आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चीजों को अध्ययन किया होगा। भारत के इस मूव को लेके या इस अनाउंसमेंट को लेके, रामदेव को लेके, US FDA हो या यूरोप की ड्रग्स अथॉरिटी हो, इन लोगों ने भी कोई रुचि नहीं दिखाई। कारण क्या है इसका? ये तो अगर इन्वेंशन है तो US FDA को तो जहाज भेज के मंगवाना चाहिए, जैसे उन्होंने हाइड्रोक्लोरोक्विन मंगवाया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जहाज भर भर के भारत से मंगवा लिए थे, और बाद में पता चला कि ये तो दिल की बीमारी का एक कारण है, उन्होंने उसको रद्द कर दिया। तब तो ये क्या नाम है दवा का, जो भी हो, जिसका जिक्र कर रहे थे वली साहब, इस दवा का तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े ऑर्डर आने चाहिए। HCQS नहीं, चूंकि अभी इस दवा का जी कोई रिसर्च पेपर, प्रूवन रिसर्च पेपर नहीं आया जिसपे भरोसा किया जा सके। कोई सैंपल साइज बहुत छोटा है, जो पेशेंट इंक्लूड किए गए इस स्ट्रेटेजी में, आपने खुद ही बताया वो क्वारंटाइन सेंटर से हैं, या उनके अंदर सिम्टम्स बहुत कम थे, माइल्ड सिम्टम्स थे, उनके बारे में ऑलरेडी स्टडी सारी हो चुकी है। VCKGMU का बयान सुना दिया, CMO मेरठ का बयान सुनवा दिया, उत्तराखंड के ड्रग कंट्रोलर को सुनवा दिया, और हम सबके प्यारे धर्म सिंह सैनी साहब भी मौजूद हैं, आयुष मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, इनको भी बिठा दिया। अब मेरे से कितने सवाल करोगे आप? जिसने गोली बनाई उससे सवाल करो ना। मेरे से क्या कर रहा हूं? आपने इतना अच्छा होमवर्क किया है, आपने इतना अच्छा होमवर्क करके आए हो कि मैं वो बता नहीं सकता कि हम लोगों का जो अध्ययन है वो कम पड़ रहा है, जो हमारा कैसी बात करते हो? आपसे तो मैं फिर कहूंगा कि इसको भी हम नहीं, इसको भी हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अभी कोई ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बुरा हो गया है, ठीक है। हम लोगों ने जो उसमें जो ड्रग का फॉर्मूला है उसको, उस पर बड़ी स्टडी करनी चाहिए, गवर्नमेंट को, ICMR को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, मुझे लगता है। डॉक्टर भुवन, अभी कोरोना को लेकर क्या हालात हैं? आप लोग तो इस मामले को सीधे हैंडल कर रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। हमें इसकी रोकथाम के कुछ गंभीर उपायों पे भी काम करना चाहिए, या सिर्फ ये कोरोलिन पे ही काम करना चाहिए? देखिए, मेन तो प्रिवेंशन ही होगा, जब रोकथाम हो पाएगी। अब वो हम लोगों का बिहेवियर में नहीं है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, हैंड हाइजीन या मास्क का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो अगर वो नहीं हो पाएगा सोशल डिस्टेंसिंग, तो कैसे बीमारी रुकेगी? केसेस बढ़ने लगे, अब एवरेज 15,000 केसेस पर डे आने लग गए हैं। जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी, ये अगर आज 15,000 आ रहे हैं तो आने वाले समय में शायद और बढ़ेंगे। तो हम लोगों को एज ए क्या बोलते हैं नेशन में, ये हम लोगों को अपने कल्चर में ये डेवलप करना पड़ेगा कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी, क्योंकि बीमारी इतनी जल्दी किसी भी दवा से खत्म होने नहीं जा रही है। अरे आप सड़क पे निकलिए, वो लगता ही नहीं कि कभी कोरोना भी भारत आया। बिल्कुल यही तो, कोरोना खुद शर्मिंदा है आज। इसलिए लोगों को बिल्कुल डर नहीं है, लोग बिल्कुल केयरलेस हैं। तो आने वाले समय में शायद केसेस और बढ़ेंगे, और कोई दवाइयों से इसका इलाज एकदम ठीक हो जाएंगे ऐसा नहीं है। बीमारी होगी लोगों को, ये अच्छी बात है कि 95% 98% लोग ठीक हो जा रहे हैं मिनिमल दवाइयों पे, लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, अगर 2% को भी अगर दिक्कत हो गई, सीरियस हो गया मोर्टेलिटी, तो शायद वो बहुत दुख की बात होगी। तो हम लोगों को एज ए नेशन करोड़ों में हो जाएगी। हाँ, तो इसलिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग खुद अपने बिहेवियर में बदलाव लाएं। माननीय मंत्री जी, फाइनल कमेंट मैं आपका लूंगा इस डिबेट को क्लोज करने से पहले। आप क्या सलाह, इस सब परिस्थिति देखने के बाद भी आयुष मंत्री के नाते, अब अभी आप उत्तर प्रदेश की जनता को इस तथाकथित दवा के बारे में क्या सलाह और क्या सुझाव देना चाहते हैं? क्लियर शब्दों में 30 सेकंड में, प्लीज गो अहेड।
मिश्रा जी, मैं अभी तो यही कहना चाहूँगा कि अभी इस पे विश्वास जब भी करे जब आयुष मंत्रालय इसे जो है क्या नाम क्लियर करे। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय या उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, हमने इसके लिए एक आयुष कवच ऐप भी डेवलप की है जी। उसमें सुबह को योगा सिखाया जाता है, बताया जाता है किस किन किन योग से बहुत ही पॉपुलर ऐप है और इम्यूनिटी यूपी में बढ़ती काफी है। लोग उसको इस्तेमाल उसमें करते हैं। हमारे 30 चिकित्सक बैठे रहते हैं, वो परामर्श देते हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि 16 लाख लोगों ने अभी तक उसे डाउनलोड कर लिया है और 19,000 के करीब लोगों ने उसमें प्रश्नोत्तरी की है जी। तो केवल मैं उत्तर प्रदेश की जनता से यही कहना चाहूंगा कि आज के इस कोरोना संक्रमण में जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी मजबूत होगी वो व्यक्ति ओके, एक अंतिम सवाल और फिर ये डिबेट ओवर। एक अंतिम सवाल और फिर ये डिबेट ओवर। अब जब ये प्रकरण सामने आ गया, मीडिया में आ गया, सारे बयान भी सामने आ गए हैं, आपके समक्ष तथ्य भी आ गए हैं, तो क्या आपका विभाग उत्तर प्रदेश में इस मसले पर कोई रिपोर्ट बनाएगा, कोई एक जांच कराएगा कि आखिर हुआ क्या था? एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तो क्या आप मांगेंगे अपने अफसरों से, तैयार कराएंगे कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड, हुआ क्या था? नहीं मिश्रा जी, ये उत्तराखंड का मामला है, उत्तराखंड में ही लॉन्च किया गया है ये, तो उत्तराखंड सरकार इसके लिए जो भी जांच कराए या नहीं, या आयुष मंत्रालय भारत सरकार, उत्तर प्रदेश में न इसका प्रचार प्रसार किया गया है उस तरीके से और न उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें कोई इस तरह का वो किया है, तो इसलिए मेरे ख्याल में जांच का विषय उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं बैठता, या तो उत्तराखंड सरकार का या केंद्र सरकार का बैठता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज शाम आप सब ने अपना बहुत कीमती वक्त देश की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा के लिए निकाला। कोरोना वायरस एक बेहद घातक, खतरनाक, जानलेवा, प्राणघातक वायरस है। दुनिया के 188 देशों में फैला हुआ है। 5.5 अरब से ज़्यादा आबादी इससे प्रभावित है। 1 करोड़ के आसपास अब तक इससे संक्रमित लोगों की संख्या पता चल चुकी है। लाखों लोग मारे जा चुके हैं। इसको लेकर हमें बहुत जिम्मेदारी, बहुत गंभीरता की आवश्यकता है, क्योंकि भारत से निकला कोई भी दावा, कोई भी बात, कोई भी तथ्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इमेज को भी खराब कर सकते हैं, हमारी छवि पर भी खराब कर सकते हैं और इस देश में, इस समाज में कोरोना वायरस की लड़ाई को भी कमज़ोर बना सकते हैं। लिहाजा कोई भी दावा, कोई भी तथ्य बहुत सोच समझ के, विचार के उपरांत कानूनी प्रक्रिया को, लीगल प्रोसेस को कंप्लीट करके तब किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मास्क ज़रूर पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। धन्यवाद, नमस्कार।